राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्टली डन, जहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी वे में डिस्कस करते हैं। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ वर्ल्ड जियोग्राफी सीरीज और आज का टॉपिक है इक्वेटर। सो इन नेक्स्ट 5 मिनट आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट इक्वेटर फॉर योर एग्जाम्स। सो ग्रैब योर पेन एंड पेपर एंड गेट रेडी टू लर्न। So we are going to cover the definition about equator. Equator is a zero degree latitude, a horizontal mark that slices Earth into two halves. Earth को ये दो हाफ में डिवाइड करता है, दी नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर की तरह एक और लाइन होती है जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, वो अर्थ को ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड करता है। सो अगर इक्वेटर को मेजर किया जाए सो इट इज़ 24901 miles and 40075 किलोमीटर विच इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। तो जैसा कि मैंने बताया था, इक्वेटर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। और उसी की तरह एक और लाइन होती है, ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट। इक्वेटर जो है वो टोटल 3 कंटिनेंट से होके पास होता है। वो कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है साउथ अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है एशिया। ठीक है, उसके बाद फिर अगर कंट्रीज़ की बात की जाए तो 13 कंट्रीज़ इन जनरल। लेकिन अगर सवाल ऐसा पूछे कि कितने लैंड मास से होके गुजरता है, कितनी कंट्रीज़ के लैंड मास से होके गुजरता है, देन द आंसर विल बी 11। अब वो कंट्रीज़ कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। तो साउथ अमेरिका की टोटल 3 कंट्रीज से होके गुजरता है। पहला है इक्वाडोर, दूसरा है कोलंबिया, तीसरा है ब्राज़ील। इसका एक्रोनेम हो जाएगा ECB। इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि इक्वेटर जो है अफ्रीका की कितनी कंट्रीज से पास होता है। इक्वेटर अफ्रीका की टोटल 7 कंट्रीज से पास होता है। ठीक है, वो 7 कौन कौन सी है? यहाँ पे इसकी स्पेलिंग गलत है, 1 मिनट। PRINCIPE, that is the correct spelling of Principe, Sao Tome and Principe. Next is Gabon. Third is Republic of Congo. Then Democratic Republic of Congo, Uganda, Kenya and Somalia. These are the 7 countries from which equator passes through from the continent Africa. एशिया पे आते हैं। एशिया की 3 कंट्रीज हैं जिससे इक्वेटर पास होता है। वो कौन कौन सी है? पहली कंट्री है मालदीव्स, दूसरी है इंडोनेशिया और तीसरी है किरिबास। सो अगर आप रिकॉल करें तो मैंने बताया था कि जो इक्वेटर है वो 11 कंट्रीज़ के लैंडमार्क से होके गुजरता है और 13 कंट्रीज़ इन जनरल। सो मालदीव्स एंड किरिबास के वो ओशन से होके गुजरता है। ठीक है, एक बात ये हुआ। दूसरी बात, अगर किरिबास के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री और इट इज़ द कंट्री दैट विटनेसेस सनराइज एंड सनसेट फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं तो ये मैप पे रिप्रेजेंटेशन है। पहली कंट्री इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, गाबो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, केनिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबास। So there are some interesting things that happens only at the equator. So पहली चीज़ है वो यूनिफॉर्म क्लाइमेट। ड्यू टू इट्स लोकेशन, इक्वेटर एक्सपीरियंसेस रिलेटिवली यूनिफॉर्म क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। The sun's rays strike the Earth's surface most directly here, resulting in consistently warm temperature. अच्छा, वार्म से एक और क्वेश्चन याद आया कि सब
वार्मेस्ट ओशियन वर्ल्ड का कौन सा है? आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। द नेक्स्ट फेनोमेना इज कोरोलस इफेक्ट। एट द इक्वेटर, Coriolis effect is minimal, causing water to drain straight down without any rotational movement. This is the phenomena is a stark contrast to the clockwise and counterclockwise drainage observed in northern and southern hemisphere. अच्छा, अगर सिंपल टर्म में समझे तो कोरियोलिस इफेक्ट होता क्या है? इट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स क्या है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, जैसे कि अर्थ का एग्जांपल ले लेते, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से एक फोर्स एक्ट करता है मूविंग ऑब्जेक्ट पे, जो कि उसे उसकी डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट, नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है। थर्ड इज लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। नियर द इक्वेटर, द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट remains relatively constant throughout the year, with approximately 12 hours of daylight and 12 hours of darkness. This is the contrast to region closer to the poles where daylight hours vary significantly with the seasons. Fourth is geographical significance. The equator serves as the reference point for measuring latitude, dividing Earth into northern hemisphere and southern hemisphere. It is also essential navigational marker for ships and aircrafts, aiding in the calculation of routes and distances. Next point is maximum solar energy. Equator receives the highest amount of solar energy compared to any other location on Earth. Thank you so much for watching the whole lecture. Please don't forget to like and subscribe.